नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। किसान बिल पर हंगामा जारी है। आज 25 सितंबर को देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं, भारत बंद। लेकिन ये किसान क्या ऐसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं जो देश भर की जनता के और हर स्तर के किसानों के मुद्दे हैं, या फिर ये उन कुछ 4 से 6% किसानों के अपने स्वार्थ हैं जो आज तक देश के छोटे किसानों का फायदा उठाते रहे हैं और खुद करोड़पति और अरबपति बनते जा रहे हैं, वो भी 1 पैसे का टैक्स चुकाए बगैर। इन 3 बिलों में जमाखोरी को छूट दी गई है। बड़ी कंपनियों को अपनी मर्जी से खेती कराने और उपज उठाने की छूट दी गई है, पर किसानों का विरोध इस पर नहीं है। जबकि ये दोनों ऐसे जरिए हैं जिससे हम आप भी सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, और छोटे किसान। देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा केवल एक है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और मंडी व्यवस्था का खात्मा। इन 2 बातों का सिर्फ वो जोरदार विरोध कर रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों का ना तो आम जनता पर ज़्यादा असर पड़ना है और ना ही छोटे, गरीब और जो मध्यम दर्जे के मझोले किसान हैं उन पर, बल्कि शायद जो छोटे किसान हैं उनको बिचौलियों से कुछ राहत ही मिलेगी। तो बाअदब में आज हम जानते हैं कि क्यों देश के ज़्यादातर किसानों की सेहत पर इन बिलों का कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, और हम जो शहरों में बैठे हैं, जो समझते हैं कि किसानों की समस्या है तो भाई वो लड़ रहे हैं, और अगर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की मोदी जी की सरकार की मंशा है तो हम क्या कर सकते हैं और हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी ये सोच गलत है। हम आप इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसी बात पर बात आगे बढ़ाते हैं और पहले ज़रा इन बिलों की कुछ मोटी मोटी बातों पर नज़र डालते हैं। पहला, अब कोई भी खरीदार किसानों से सीधे उपज खरीद सकेगा जब ये बिल पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति जी इसको अपनी अनुमति दे देंगे। जो पहले APMC यानी जो मंडियां हुआ करती थीं, उनमें सरकारी तौर पर निर्धारित MSP जो होता था, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी पर किया जा सकता था। अब मतलब ये कि उपज की कीमत खुले बाजार के जिम्मे। दूसरा, किसान अब अपनी उपज को मंडी के लाइसेंसी जो व्यापारी हैं, आढ़ती हैं, उनके ज़रिए बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वो किसी भी कंपनी को, किसी भी खरीदार को, किसी भी दलाल को उसके साथ फसल उगाने और उसके बाद उसकी जो भी उपज हो उसको बेचने के लिए सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके तहत बुआई के पहले ही उपज की मात्रा, किस्म, क्वालिटी और कीमत तय हो जाएगी, और इसके आधार पर किसान और खरीदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ठेका खेती। और तीसरा, सामान्य तौर पर ज़रूरी वस्तुओं के स्टॉक पर रखी गई अधिकतम सीमा अब ख़त्म की जा रही है, यानी अब तमाम ज़रूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर किसी तरह की रोक नहीं, यानी जमाखोरी और कालाबाजारी की पूरी छूट। तो ये तीसरा बदलाव जो है, ये ही सीधे तौर पर आपके और हमारे खिलाफ है, जो सीधे सीधे हमको, आपको, आम जनता को तो प्रभावित करता ही है और जिसका विरोध किए जाने की सबसे सख्त ज़रूरत है। लेकिन आप पाएंगे कि जो करोड़पति किसान हैं और जो राजनीतिक संगठन हैं वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और, इन बिलों के ज़रिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी PDS, उसको भी ख़त्म करने का एक तरह का जो है षड्यंत्र शुरू हो गया है। PDS यानी राशन की दुकानों से जो हमें सामान मिलता है उसकी व्यवस्था। ये एक कदम है बड़ी तादाद में गरीबों की खाद्य सुरक्षा को ख़त्म करने की तरफ। दुनिया भर में जहां सरकारें अपनी कम सक्षम या आम जनता के लिए तरह तरह के उपाय कर रही हैं, वहीं इस कोरोना काल में जहां देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, जहां गरीब तो छोड़िए मिडिल क्लास के लिए भी जीना मुहाल हुआ जा रहा है, ऐसे वक्त में सरकार
एक व्यवस्था जो सस्ते दाम पर अनाज देती थी, थोड़ा राहत देती थी, उसे भी खत्म करने पर तुली है। तो ये तो है, पर इससे भी बड़ा सच ये है कि विरोध में खड़े हुए किसान संगठन और राजनीतिक ताकतों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी मंडियों का खत्म होना, इनका फायदा क्या कभी देश के ज़्यादातर किसानों को मिला है? नहीं। सारी मलाई बड़े अमीर और रसूखदार किसान ही खाते रहे हैं। छोटी छोटी जोत वाले, पट्टे पर खेती करने वाले किसान, उन सब लोगों को इससे नुकसान ही हुआ है। उनकी उपज के मूल्य का बड़ा हिस्सा या तो बिचौलिए खा जाते रहे हैं या फिर वो मंडी टैक्स और आढ़तियों के कमीशन में चला जाता रहा है। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि देश में किसान कैसे कैसे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश के 1/3 किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। उसकी जो कुल आमदनी है उसका 84% मजदूरी से आता है। मतलब ये कि खेती से सिर्फ 16% की उसकी कमाई है। ऐसे 1/3 किसान हैं। इसके बाद 1/3 किसान और हैं जिनके पास 1 से 2 एकड़ ज़मीनें हैं। उनकी कुल कमाई का 40% खेती से आता है और बाकी 60% दूसरे कामों से, जिसमें मजदूरी भी शामिल है। दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे किसान भारत की कुल किसान आबादी का 70% है। और इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देश के जो 92% किसान हैं, 92%, वो या तो गरीब या बेहद गरीब हैं या फिर सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स। इनके पास में 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। पर इस तरह के किसानों का, जिसमें जो है 1 एकड़ से कम वाले हैं, फिर 1 से 2 एकड़ वाले हैं और फिर 5 एकड़ तक के किसान हैं, इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इनकी कहीं कोई आवाज़ नहीं है। देश में केवल 4.1 मतलब 4% कहा जा सकता है ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीनें। इनकी आमदनी का 3/4 हिस्सा खेती से आता है, मतलब लगभग 65%। 65% ये लोग खेती करके कमाते हैं और बाकी जो है वो भी कमीशन हो गया, ब्याज पर पैसा देना हो गया, इन सब से कमाते हैं। यानी इनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ खेती या उससे जुड़ी हुई आमदनी पर टिकी हुई। याद रखें, ये वो 4.1% किसान ऐसे हैं जो बड़े बड़े फार्म हाउस रखते हैं, जो पजेरों में, जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, जो बिहार यूपी से मजदूरों को बुलाकर खेती कराते हैं। यही वो किसान हैं जो करोड़ों कमाते हैं पर एक धेले का टैक्स नहीं देते। और इन्हीं लोगों को हर तरह की कर्ज माफ़ी का लाभ मिलता है, सरकार की हर योजना में कमाते हैं। ये एमएसपी का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। छोटे किसानों से उनकी उपज बहुत सस्ते में ख़रीद कर एमएसपी पर बेचते हैं। दूसरी तरफ वो 70% किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। वे लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कर्ज लेते हैं। यही कर्ज इन्हें बैंकों या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से तो मिलता नहीं है, तो धनी किसान या जो आढ़ती होते हैं वो देते हैं। अक्सर जो यही अमीर किसान जो होता है, जो करोड़पति किसान होता है, यही उस गरीब किसान की उपज का खरीदार भी होता है, आढ़ती भी होता है। और ये शख्स जो है ये इन गरीब किसानों को भारी सूद पर कर्ज देता है। और चूंकि ये किसान जो 70% किसान आबादी के हैं, वो लोग जो है बड़े बड़े कर्ज ले लेते हैं, कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, इसलिए वो इन अमीर किसानों को या आढ़तियों को अपना जो भी उनकी उपज होती है उसको एमएसपी से या बाज़ार में जो भी भाव चल रहा है उससे बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा गरीब और जो मध्यम दर्जे के किसान हैं सीधे मंडियों पर इसलिए भी नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए और कैपिटल चाहिए जो इनके पास होती नहीं है।
और वो अपनी उपज की बिक्री और मार्केटिंग भी करने के लिए गांव का जो पूंजीपति है यानी अमीर किसान है और सूदखोर है उसी पर निर्भर रहते हैं। इस उपज को ये अमीर किसान छोटे किसानों से सस्ते में खरीद कर एमएसपी पर बेचते हैं और साथ ही इस पर आढ़त का कमीशन भी लेते हैं। तो देश के 92% किसानों को, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन रखने वाले किसानों को एमएसपी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता या फिर बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है। तो फिर एमएसपी का फ़ायदा मिलता किसको है? शांता कुमार कमेटी थी एक, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी किसानों में से केवल 5.8% किसान ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पाते हैं, और वो भी उपज का 14 से 35% ही। यानी एमएसपी का जो ज़्यादा फ़ायदा है वो अमीर किसान ही उठा पाते हैं, ना कि मध्यम और छोटे किसान, जो इस देश की आबादी का, किसान आबादी का 92% या उससे ऊपर हैं। इसीलिए एमएसपी बनाए रखने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए या एपीएमसी की मंडियों को बरकरार रखने के लिए, इस सब के लिए ये जो मसला है ये करोड़पति किसानों और बड़े कॉरपोरेट कंपनीज़ पूंजीपतियों के बीच का झगड़ा है। असल में इसमें ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर है या जो गरीब और निचले और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जितना बदहाल आज और आज से पहले था उतना ही बदहाल आगे भी रहेगा, और इसीलिए आंदोलन कर रहे किसान एमएसपी के अलावा और कोई मुद्दा उठा भी नहीं रहे। एक वेबसाइट है, वामपंथी विचारधारा की वेबसाइट है जिसका नाम है मजदूर बिगुल। उसके मुताबिक ठेका खेती के आने से आम किसान या खेत मजदूर को कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। छोटा और मध्यम दर्जे का किसान पहले भी ठेका खेती की व्यवस्था का शिकार था। फ़र्क बस ये था कि अभी तक ठेका खेती की व्यवस्था में उसे धनी किसान और आढ़ती लूट रहे थे। अब इस लूट को बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। इसीलिए करोड़पति किसान परेशान है, क्योंकि इस लूट पर से अब इन करोड़पति किसानों और आढ़तियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और कॉर्पोरेट दुनिया से उनका सीधा मुकाबला होगा, और जिसमें इन जो पूंजीपति किसान हैं उनका आसानी से टिकना थोड़ा मुश्किल है। और जैसा मैंने कहा कि ये वो किसान है जो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का मालिक है और एमएसपी का फ़ायदा उठाता है, और इन सब के साथ में बहुत मजबूत राजनीतिक असर और दबदबा रखता है। कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इन 4% किसानों की कमाई कितनी होती है। 2004 से लेकर 2016 के बीच में इन किसानों के पास जो आमदनी हुई उसके हिसाब से उन्होंने जो ख़रीदारी की उस पर नज़र डाली जाए तो इन 12 सालों में पावर टिलर्स की जो ख़रीद है वो 3 गुना तक बढ़ गई, और ट्रैक्टर्स की ख़रीद में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। तो ये वो किसान नहीं हैं जो छोटी छोटी जोत रखते हैं या पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, जो हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं या आत्महत्या करते हैं। तो ये उन किसानों का मसला ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे ये बिल। क्यों हमेशा अंबानी अडानी का नाम सामने आता है जब भी इस तरह के सरकारी फैसले होते हैं इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, तो क्यों इनके नाम जुड़ जाते हैं? ज़रा गौर कीजिए, होता क्या है कि संसद के इस सेशन से करीब 1 महीने पहले देश में खाने पीने का सामान बेचने वाली एक बहुत बड़ी चेन है जो आपने जहाँ से ख़रीदारी की होगी, जो आपने देखा होगा, नाम है उसका बिग बाज़ार, फ्यूचर ग्रुप का बिग बाज़ार। उसे मुकेश अंबानी की कंपनी औने पौने दाम पर ख़रीद लेती है। उसके पास रिलायंस रिटेल पहले से है। अब ये बिल पास होता है, उसके बस चंद दिनों के बीच ही दुनिया का एक बहुत बड़ा निवेशक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, फंडिंग कंपनी, जिसका नाम है KKR। वो रिलायंस रिटेल में बहुत मोटी रकम
इन्वेस्ट करता है। यानी ये सारी डील पक चुकी थी पहले से और इंतज़ार सिर्फ इस बात का था कि बिल संसद में पास हो जाए। और जैसे ही पास होता है रिलायंस के पास मोटा फंड आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिलायंस रिटेल को होगा। देश भर में फैले रिलायंस की दुकानों के अलावा बिग बाज़ार का बहुत भारी नेटवर्क है छोटे बड़े शहरों में, उस पर पूरा नियंत्रण हो गया एरिया रिलायंस का। वहाँ से माल बिकेगा। बिक्री में 7 से 8 गुना बढ़ोतरी होने का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये भी कि इस समय देश में उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है रिटेल में। अब इसके बाद देखिए, बड़े बड़े गोडाउन्स हैं इन कंपनियों के पास में, एक्सेस है, वहाँ पे उपज का जो भी खेती की जो उत्पादन है उसका जो है स्टोरेज करने की उनको कानूनी सुविधा मिल गई है। किसानों से उनकी उपज सस्ते दर पर ख़रीदकर अब जमाखोरी की जाएगी, फिर ऊंची कीमत पर हमको आपको बेचा जाएगा। क्योंकि नए बिल में जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे आलू है, प्याज है, तेल है, दालें हैं, इस तरह की बहुत सारी जो रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा जाता था, उनको इस अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से बाहर कर दिया गया है। सो अब अंबानी, अडानी या दूसरी कंपनियां जो हैं जितना चाहें ख़रीद लें दुनिया भर से, देश भर से, और गोदामों में भर लें अपने, और उसके बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद फिर बाज़ार में इन चीज़ों की जो है कमी दिखाई जाए और उसके बाद जो है मुहमा अपनी मर्ज़ी से मन मर्ज़ी वाले दामों पर उनको जो है बेच दिया जाए। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? सरकार ने तो कह दिया है, कोई गैर कानूनी काम थोड़ा ही है ये। तो हम आप यानी देश का जो लुटा पिटा मध्यम वर्ग है वो 100-200 रुपए किलो आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, आंसू बहाएगा और महंगाई को गाली देगा और मज़े से थाली बजाते हुए एक अच्छा भक्त बना रहेगा। तो अगर किसानों को आप उनके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं तो बशर्ते छोड़ दीजिए, लेकिन जमाखोरी को कानूनी बनाकर सरकार जो कर रही है उससे आपकी सेहत पर, हमारी सेहत पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ज़रा समझिएगा इस बात को। नमस्कार।